माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। आज बात करने वाले हैं जिस तरीके से एनडीए गठबंधन को 240 सीटें मिलती हैं, लेकिन एनडीए प्लस को 292 सीटें मिलाकर कहीं ना कहीं 400 पार के नारे से दूर दिखाई देती है। लेकिन इस बार मोदी शपथ ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद अब कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल को लेकर और कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री पद को लेकर अब खेला होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, जिसको मंत्री पद की उम्मीद थी उसको नहीं मिला, जिसको नहीं चाहिए था उसको भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं मंत्री पद से नवाज दिया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर खाने में ही अब आपसी घमासान देखने को मिल रहा है और ये आवाज उठती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र से। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में भी इस बात को लेकर उथल पुथल सी दिखाई दे रही है। जी हाँ, आपको बता दें, ऐसे 4 महत्वपूर्ण पद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहती थी और जो उनके एनडीए गठबंधन के घटक दल थे वो उसको अपने पास रखना चाहते थे, जिसमें आप गृह मंत्री का पद देख लीजिए, रक्षा मंत्री, जिसमें विदेश मंत्री, ऐसे कई इंपॉर्टेंट पद थे जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रख लिए। ऐसे में नीतीश कुमार रेल मंत्री की मांग करते हुए नजर आए, लेकिन उनको भी वो पद नहीं दिया गया, अश्विनी वैष्णव को थमा दिया गया। अब एकनाथ शिंदे अब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पार्टी में आवाज उठानी उन्होंने शुरू कर दी है। और वहीं पर अगर बात किया जाए, चिराग पासवान 5 सांसद उनके पास होते हैं, फिर भी उनको कैबिनेट में जगह दी जाती है। लेकिन वहीं एकनाथ शिंदे के पास 4-7 सांसद होने के बावजूद भी उनको राज्य प्रभार मंत्री बना दिया जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो दुखी दिखाई दे रहे हैं और अब पार्टी से सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अजीत पवार को भी ले लीजिए, अजीत पवार का तो मजाक बनाया जाने लगा है। अजीत पवार को लेकर अब कहीं ना कहीं उद्धव गुट अब उनके ऊपर निशाना साध रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है तो अगर वो आंखें दिखाएं तो अपनी आंखें नीची कर लो, और वो दुश्मन नहीं दोस्त भी नहीं बनाते हैं, वो केवल इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस तरीके की बातें अब कहीं ना कहीं भड़काने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनके खेमे में उठनी चालू हो गई है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में एनडीए गठबंधन के साथ बीजेपी का रास्ता चलेगा या नहीं। आज इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तनुज मौजूद है, इनसे जानेंगे कि आखिर ये एनडीए गठबंधन का जो साथ मिला है, आपको क्या लगता है तनुज कि कितने दिन तक टिकने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से अंदर खाने से ये सब बातें निकल कर आ रही हैं, जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो किसी भी तरीके के किसी के फेस पे कोई सिकन देखने को नहीं थी, सब खुश दिखाई दे रहे थे, सबने अच्छी तरीके से शपथ ग्रहण किया। उसके बाद अब ये बातें क्यों निकल कर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चिराग पासवान 5 सीटों पर उनकी पार्टी जीत दर्ज करती है, 5 सीटें उनको मिलती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि चिराग पासवान डिजर्विंग नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि चिराग पासवान से ज्यादा डिजर्विंग जेडीयू पार्टी है, जिसको सिर्फ एक राज्य में एक पद दे दिया जाता है, राज्य प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। चिराग पासवान से ज्यादा डिजर्विंग मैं देखता हूँ सिंधी गुट को, जो 7 सीटें लेकर आते हैं। मैं अनुप्रिया पटेल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखता हूँ अजीत पवार के लिए, दो सीटों पर यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं, उसके बावजूद भी मंत्री नहीं बनाया जाता। और सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिरकार अनुप्रिया पटेल, जिन्होंने एक सीट पर चुनाव लड़ा, जीत दर्ज करी, जीत का जो अंतर था वो भी बहुत ज्यादा नहीं था, उसके बावजूद भी मंत्री बना दिया। आखिरकार बीजेपी ने करा क्या? और मुझे समझ में ये नहीं आता कि बीजेपी ने जो करा सो करा, ये आखिरकार और सारे दलों को क्या हो गया? आप एनडीए उसकी बात देखिए, टीडीपी की बात देखिए, आप जेडीयू को देखिए, आप शिंदे गुट को देखिए, जितने भी ये गुट है आखिरकार इन्हें हो क्या गया? आप गृह मंत्रालय, तो ऐसे में हो सकता है तनुज इनका कोई अंदर खाने में समझौता हो, लेकिन अब अगर ये समझौता अगर होता तो ये आवाज नहीं उठती जाहिर तौर पर। अब समझौता होता पदों को लेकर, आखिरकार गृह मंत्रालय बीजेपी के पास, रक्षा मंत्रालय बीजेपी के पास, वित्त मंत्रालय बीजेपी के पास, विदेश मंत्रालय बीजेपी के पास, रेल मंत्रालय बीजेपी के पास, लोकसभा स्पीकर बीजेपी के पास, प्रधानमंत्री बीजेपी के पास, सब कुछ तो बीजेपी के पास है, और कृषि मंत्रालय बीजेपी के पास। आखिरकार दूसरे दलों में गया क्या? आप तो कह रहे थे कि मिल बांट कर खाएंगे, मिल बांट कर आपने कहाँ खाया? जब थाली के अंदर भात आता है। तनुज, इसका एक रीजन हो सकता है कि प्रधानमंत्री ये साबित करना चाहते हैं कि हमने एनडीए में या घटक दल के साथ सरकार भले बनाई है, लेकिन दबदबा अभी भी वही है। बीजेपी ये साबित करना चाहती है सरकार भले ही हमने बना ली है। जो बात यहाँ पर विपक्ष कह रहा था कि व्हील चेयर पर बैठे हैं, एक पहिया जेडीयू है, एक पहिया टीडीपी है, लेकिन यहाँ कोई पहिया दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो बीजेपी पार्टी खड़ी दिखाई दे रही है कि भाई 240 सीटें हमारी है और हमारा ही प्रधानमंत्री होगा, हमारा ही लोकसभा स्पीकर होगा, हमारा ही गृह मंत्री होगा, हमारा ही विदेश
विदेश मंत्री होगा, हमारा ही रेल मंत्री होगा, हमारा ही वित्त मंत्री होगा, हमारा ही कृषि मंत्री होगा, और जितने बड़े पद होंगे एनडीए में वो हमारी पार्टी के होंगे। बीजेपी ने साबित कर दिया। मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार जेडीयू हो गया, टीडीपी हो गया, आखिरकार अभी भी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आखिरकार क्यों एनडीए की सरकार चलाने में तुले पड़े हैं? सरकार इस समय ये है कि इस समय एनडीए का साथ छोड़कर जो यहाँ पर इंडिया गठबंधन ऑफर करता नजर आ रहा है, जाना चाहिए। लेकिन देखना दिलचस्प होगा। मुझे नहीं लगता कि आखिरकार बीजेपी पार्टी बहुत रणनीति के साथ चलती है, राजनीति के साथ चलती है, उसको गिराना बेहद मुश्किल है। पहले शुरू हुआ था भाई नीतीश कुमार रेल मंत्रालय मांग रहे हैं, क्या हुआ? रेल मंत्रालय का नहीं दिया गया। लेकिन तनुज यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है कि 12 सीटें जेडीयू की आती है, 7 एकनाथ शिंदे की, 2 अजीत पवार की, और वहीं टीडीपी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, 16 कैंडिडेट उनके पास होते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन सभी को दरकिनार कर देती है और जीतन राम मांझी जो केवल एक सीट पर खुद ही अपनी पार्टी में एक खासम खास है और उनको भी कैबिनेट पर दे दिया जाता है, वहीं चिराग पासवान को दे दिया जाता है, ललन सिंह को दे दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा गलत अगर किसी के साथ हुआ है तो वो शिंदे गुट है, क्योंकि 7 शानदार सांसद उसके हैं, 7 में से आप एक को तो मंत्री बनाइए। आप बहुत गलत करते नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना तो चाहिए। हो सकता है कि इनको खुला समर्थन मिल गया हो तो बीजेपी ने उनको किसी भी तरीके का समर्थन देना। हाँ, ये हो सकता है। जो विधानसभा चुनाव होंगे इसमें बीजेपी ज्यादा बड़ा रोल नहीं करेगा। बीजेपी बस इतना कर सकता है कि भाई आप चुनाव लड़िए, हमारा आपको समर्थन है। ये हो सकता है, ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लगता भी यही है क्योंकि आप देखेंगे टीडीपी के जो प्रमुख है अभी वो वहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, नायडू। अब ऐसे में अगर वो शपथ ले लेते हैं तो उनके पास ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज करने का मौका नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की कंडीशन ये रही होगी कि केंद्र में हमें राज करने दीजिए और राज्य में आप करिए। आप जब विधानसभा जब चुनाव होंगे हम आपका साथ देंगे। बिहार में देखिए अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले 2025 में, आंध्र प्रदेश में अभी समाप्त हुए हैं, नायडू 12 तारीख को जैसे आपने बताया शपथ लेने वाले हैं। अब भाई नीतीश कुमार ये सोचकर चल रहे होंगे कि भाई अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने उसमें मुझे प्रदर्शन करना है, मैं एनडीए से अलग कैसे हो जाऊं, मैं बीजेपी से अलग कैसे हो जाऊं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी का, भले ही देखिए जेडीयू के बिना बीजेपी बिहार के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन दबदबा बीजेपी का भी माना जाता है बिहार के अंदर। आरजेडी से तो आगे ही है कम से कम। तो ऐसे में ये पूरा मामला कहीं ना कहीं गिव एंड टेक का चल रहा है। वैसे में देखना यही होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एनडीए घटक दल को दरकिनार करते हुए नजर आ रही है, क्या वाकई में कुछ बड़ा खेला होने वाला है? क्योंकि अभी जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ गलत किया। आखिरकार छोटे छोटे लोगों को कैबिनेट में बिठा देना और जिनके पास 7 सांसद है उनको कैबिनेट में जगह ना देना, केवल राज्य प्रभार मंत्री से खुश कर देना, कहीं ना कहीं अब बीजेपी के अंदर खाने में एक जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही है, ये बातें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। क्योंकि अगर ये पूरा मामला देखा जाए, नीतीश कुमार को जो कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में है, वहीं चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की भूमिका में है, लेकिन बीजेपी उनको किसी भी तरीके का इतना बड़ा पद नहीं देती है कि जिससे उनको लगे कि हाँ मुझे इस बार मेरी कोई अहमियत हुई है। लेकिन हाँ, ऐसी बातें और ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं ऐसे में दिखाया जाता है कि वाकई में नीतीश कुमार की वैल्यू है। जब पीएम मोदी बैठे रहते हैं और नीतीश कुमार सामने से आते हैं तो पीएम मोदी खड़े होकर उनको नमस्कार करते हैं। तो ये बातें जब देखकर जनता भी आश्चर्यचकित है कि अगर इतना सम्मान है, नीतीश का इतना दबदबा है, तो क्या उनको इस तरीके से दरकिनार कर देना, किस तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में बनाती हुई नजर आई है। और इस बार जो उनका चुनावी रणनीति था कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दिया। 400 पार का जो नारा था उसमें भी कोई दम नहीं दिखाई देता है और ऐसे में अपने जीते हुए सांसदों को जो दरकिनार कर देते हैं, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को मात देखने को मिलती है। तो ये इस बार की जो स्ट्रेटेजी है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। अब जो बातें निकल के महाराष्ट्र से या बिहार से आ रही हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आने वाले दिनों में खतरनाक हो सकती है और इसका फायदा पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन उठाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।